हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दोस्तों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों आपने स्कूल टाइम में कई सारे इवेंट्स देखे होंगे। बहुत सारे स्कूल्स में तो कॉम्पिटिटिव कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी इवेंट्स होते हैं, या फिर गैदरिंग टाइप इवेंट्स होते हैं, फेयरवेल फंक्शंस होते हैं। तो मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि वो जो इवेंट होते हैं, हो सकता है आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, हो सकता है आपने उसमें वॉलंटियर करके काम किया होगा। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, इसको भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो अगर इवेंट का मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। अगर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई तो उस प्रोग्राम में फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट की होते कैसे है। तो एक इवेंट का एग्जांपल ले लो। मान लो कोई इवेंट करना है आपको, जो आपने स्कूल टाइम में भी किया होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों? सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, उसके लिए कोई भी इवेंट करना है आपको, कोई भी प्रोग्राम करना है, तो स्टार्टिंग पहला काम जो होता है वो होता है प्लानिंग करने का। एक फैकल्टीज़ की मीटिंग बैठती है जहाँ पे सब प्लान किया जाता है। प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है कि हमको करना क्या है। तो ये प्लानिंग में होता क्या है, ये प्लानिंग में अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम ये प्रोग्राम कर क्यों रहे, इवेंट कर क्यों रहे, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट किया जाता है कि इसका पर्पस क्या है। उसके बाद हमको कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, क्या क्या लगेगा, सब कुछ पूरा। अगर आप ये प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या होगा दोस्तों? ये प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा? प्लानिंग नहीं करोगे आप तो प्रोग्राम अच्छे से होना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो फिर आपका जो एग्जीक्यूशन रहेगा, आपका जो इवेंट है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग की वजह से क्या होता है, एक टारगेट सेट किया जाता है कि हमको करना क्या है, और वो कैसे किया जाएगा वो भी डिसाइड करते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी बातें एडवांस में डिसाइड की जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो दोस्तों ये प्लानिंग होती है तभी तो काम बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा कोई एक पर्सन, कोई इंडिविजुअल कोई इवेंट हैंडल नहीं करता है, बहुत सारे पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पहले प्लानिंग की जाती है कि कितने पर्सन लगेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब पहले से डिसाइड कर दिया जाता है, तभी वो इवेंट सक्सेसफुल होता है। तो ये जो आप कर रहे हो, ये जो फैकल्टी वाली मीटिंग करती है कि कौन करेगा, वो काम बांट देती है, कब करेंगे, क्या करना है, तो ये सब डिसाइड करती है, इसी को ही कहते हैं दोस्तों प्लानिंग। अब प्लानिंग के बाद क्या करना होता है दोस्तों? प्लानिंग के बाद करना होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लानिंग करने के बाद ये देखा जाता है कि हमको कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। तो वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमको क्या क्या लगेगा, कौन सा सामान लगेगा, कौन से लोग लगेंगे, उनको ढूंढना पड़ता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसी को ही दोस्तों कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो पहले तो आपने प्लानिंग कर दी, प्लानिंग में आपने डिसाइड किया कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, क्लियर। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आप देखते हो कि इसके लिए, ये इवेंट के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, कौन से टाइप के मैन पावर हमको लगेगा, क्या क्या लगेगा, आप वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको कौन से रिसोर्सेस लगने वाले, उसको दोस्तों कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद थर्ड स्टेप आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है आपको जो पर्सन लगेंगे उनको रिक्रूट करना। जैसे कि इवेंट होता है, तो अब आपको पहले आपने प्लानिंग कर दिया, आपने बाद में ऑर्गेनाइजिंग किया, तो आपको पता चल गया कि ये इवेंट के लिए हमको 10 स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फैकल्टी ने ऐसा सोचा। तो अब वो 10 स्टूडेंट कौन रहेंगे, वो फिर वो देखना चालू कर देते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट ये काम करने लायक है, ये स्टूडेंट को हम ये अगर काम दे देंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, वो स्टाफिंग ही कर रहे हैं। तो वो रिक्रूट करना चालू कर देते हैं, वो काम अलॉट करना चालू कर देते हैं। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है, कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए स्टाफिंग ज़रूरी है। स्टाफिंग में क्या होता है, कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ लगेंगे उनको रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको काम अलॉट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम किया जाता है, क्योंकि उसको तो आपको सिखाना पड़ेगा ही, तभी वो काम कर पाएगा वो। तो स्टाफिंग में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है और उनका प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों काम आता है आगे डायरेक्टिंग का।
अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या, एक बार आपने एम्प्लॉयज सिलेक्ट कर दिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अब उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करने पड़ते हैं, उनको गाइड करना पड़ता है, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं, उनको ये समझाना होता है कि काम कैसे करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना होता है, उसको दोस्तों कहते हैं डायरेक्टिंग। क्लियर, सिंपल है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, कोऑर्डिनेटिंग। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कोई इवेंट होता है तो उसमें काम बांट दिया जाता है, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एंकरिंग करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, जो वेलकम करने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं सामने वो अलग होते हैं। उसके बाद में जो सामान खरीद के लाते हैं इवेंट के लिए जो लगेगा वो अलग स्टूडेंट्स होते हैं। कोई अगर गेस्ट फैकल्टी बाहर से आ रही है तो उसका वेलकम करने के लिए, उसको वहाँ से पिकअप करने के लिए अलग स्टूडेंट्स जाते हैं। तो ऐसे काम आपने डिवाइड कर दिए, मीन्स आपने डिवाइड जो है डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए है। तो ये डिपार्टमेंट में आपस में, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, अगर इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी तो इवेंट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा। वहीं पे अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो हमारा जो टारगेट हमने सेट किया है वो टारगेट अचीव करने में हमको दिक्कत जाएगी। दोस्तों ये टारगेट हम तभी अचीव कर सकते हैं जब सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाएंगे, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो ये वाली स्टेप में हम वही ख्याल रखते हैं कि आपस में इन डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, उसको कहते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग करना। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमने जो ये काम किया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोलिंग वाली स्टेप में क्या किया जाता है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा जाता है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, और हमने जो पहले टारगेट सेट करके रखा था, स्टैंडर्ड्स हमने सेट करके रखे थे, उससे हमारा ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है कि गाड़ी ट्रैक पे तो है ना, हमने जो सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ डेविएशन तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ है तो फिर उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो डेविएशन को दूर कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलिंग वाली स्टेप में आता है। अगर गाड़ी पटरी से बाहर जा रही है तो उसको वापस पटरी पे कैसे लाना है, मीन्स अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको कैसे हेल्प की जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो कंट्रोलिंग वाली स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और एट द एंड क्या हो जाएगा, आखिरी में आपको पता चलेगा कि हम लैग करके गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। बीच बीच में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं कि हम टारगेट के कितना नज़दीक पहुँचे हैं, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। क्लियर, और कंपेयर कर लेते हैं। और अगर कहीं कुछ डेविएशन हो रहा है तो फिर हम उस डेविएशन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये 6 स्टेप अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, ये 6 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो। तो मैनेजमेंट के ये 6 फंक्शंस है, ये 6 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो जो भी पर्सन ये 6 स्टेप फॉलो करता है, हम उसी को ही कहते हैं कि वो मैनेजमेंट कर रहा है। तो दोस्तों हमको यही फंक्शंस अब डिटेल में पढ़ने हैं, एक एक करके हमको देखना होगा, हर एक का मीनिंग देखना होगा, इस स्टेप का मीनिंग क्या होता है। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया समरी क्या होता है, और हमको हर एक का इंपॉर्टेंस भी देखना होगा कि क्यों ये स्टेप इंपॉर्टेंस है। क्योंकि दोस्तों आपको जब तक इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसका इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे, हर एक स्टेप का हम डिटेल में आगे देखेंगे। और जैसे ही हमने ये 6 फंक्शंस पढ़ लिए तो हमारा ये चैप्टर ओवर। दोस्तों कितना आसान है, बहुत आसान है, आपको हर एक चीज़ समझेगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फंक्शंस से। हम पहला फंक्शन जो हमको देखना है उसका नाम है दोस्तों प्लानिंग। अब पहले तो हम देख लेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, जो भी काम मैनेजर करेगा, जो भी काम एक मैनेजर करेगा उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजर जो कुछ कर रहा है वो सब क्या है, वो सब मैनेजमेंट ही है। क्लियर, समझ में आया, कितनी इजी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। क्लियर, समझ में आया। आगे भी दिया है, देखो क्या बोला है, द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है, फंक्शन का मतलब उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग। पहली स्टेप जो आती है उसको मैनेजमेंट जो करना होता है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, कंट्रोलिंग से। दोस्तों हमने अभी ऊपर 6 फंक्शंस देखे और वो दोस्तों सीरियल वाइज ही होते हैं, उसका जो सीक्वेंस है ना वो आप
चेंज मत करना, वो सीक्वेंस वाइज ही रहेंगे। पहले क्या होता है प्लानिंग, फिर क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कोऑर्डिनेटिंग, और उसके बाद में होता है दोस्तों कंट्रोलिंग। तो ये चीज़ें हमने जो देखी वही चीज़ ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस वैसा ही रखना पड़ेगा। आप ये सीक्वेंस को बदल नहीं सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते ये कंट्रोलिंग को ऊपर ला लिया, नहीं तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस है पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। क्लियर, समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो वही बताया कि जो मैनेजर के फंक्शंस है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं, और ख़त्म कहाँ होते हैं, कंट्रोलिंग पे ख़त्म होते हैं। क्लियर? और क्या बोला है देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है, एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन। हर एक फंक्शन जो है वो दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। मीन्स कोई ऐसा नहीं कि ये काम अकेला है, मुझे बोलने का मतलब एक दूसरे से वो इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप एक काम में, एक फंक्शन में लैग कर जाओगे ना तो उसका असर दूसरे फंक्शन पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपस में वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और वो आपस में क्या है, इनसेपरेबल है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, कोई भी फंक्शन को आप अलग नहीं कर सकते हो। और ये जो मैनेजमेंट फंक्शंस है ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम में आता है। क्लियर? कोई भी लेवल ऑफ, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो उनको भी ये 6 स्टेप फॉलो करनी होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो उनको भी ये स्टेप फॉलो करनी होती है। क्लियर, समझ में आया? हेनरी फ्योल, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जिन्होंने दी थी, उन्होंने क्या कहा था, उनकी डेफिनेशन देखो क्या कह रही है। मैनेजमेंट का मतलब क्या, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेज करने का मतलब है फोरकास्ट करना। दोस्तों फोरकास्ट करना मतलब क्या, फ्यूचर देखना, फ्यूचर देखना उसको कहते हैं फोरकास्ट करना। तो फ्यूचर देखना एंड टू प्लान। पहले तो क्या बोल रहा है, मैनेज करने का मतलब क्या, फ्यूचर देखो, फिर फ्यूचर देख के प्लान करो, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करो, कमांड करो और कंट्रोल करो। दोस्तों कमांड में वही आ गया, डायरेक्टिंग। तो हर एक मैनेजमेंट थिंकर की अलग अलग डेफिनेशन है। तो क्या कहना है हेनरी फ्योल का, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। पहले आप फ्यूचर देखो, फ्यूचर देखोगे तभी पता चलेगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप प्लान करो, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि देखो प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है। तो पहले आप फ्यूचर देख लो कि फ्यूचर में क्या रिस्क है, क्या अनसर्टनिटी है, क्योंकि फ्यूचर की सिचुएशन आपको पता चलेगी, अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे। आप डायरेक्ट प्लानिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। प्लानिंग में पहला काम क्या होता है, प्लानिंग में भी दोस्तों अगर आप प्लानिंग को भी डिटेल में डिवाइड करोगे ना तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर का सिचुएशन देखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर की सिचुएशन आपको पता चल जाएगी फिर आप प्लानिंग कर पाओगे। अगर आप बिना फ्यूचर की सिचुएशन देखे प्लानिंग करोगे और फ्यूचर में कुछ और हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर प्लानिंग क्या काम की। तो इसलिए पहले क्या करो, फोरकास्ट करो, देख लो फ्यूचर की सिचुएशन को, एस्टिमेट करो। उसके बाद क्या करो, प्लान करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, कमांड करो और कंट्रोल करो। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कंट्रोल। तो हमने दोस्तों दो डेफिनेशंस देखी। एक तो हमने देखा मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, जो कुछ भी मैनेजर काम कर रहा है वो सब क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट कर रहा है। एक दूसरी हमने डेफिनेशन देखी हेनरी फ्योल की, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। क्लियर? तो बहुत इजी डेफिनेशन है, उसने सारे फंक्शंस ही बता दिए, और वो सारे फंक्शन आप करोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही कर रहे हो। एक और मैनेजमेंट थिंकर ने, लुथर गुलिक ने क्या बताया, लुथर गुलिक ने भी एक शॉर्टकट आपको बताया है। उसने एक कीवर्ड दे दिया, पोस्ट कॉप। एक कीवर्ड क्या दे दिया उसने, पोस्ट कॉप। दोस्तों पोस्ट कॉप का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब है स्टाफिंग, और डी का मतलब है डायरेक्टिंग, ओ का मतलब है, सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में आर, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब है बजटिंग। तो दोस्तों रिपोर्टिंग और बजटिंग को, ये दोनों को मिला के रिपोर्ट करना और बजट करना,
ये दोस्तों ये वाली जो स्टेप होती है इसको ही कहते हैं कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में यही होता है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं और उसको अपने जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, हमने जो टारगेट सेट किया था उससे कंपेयर करके देखते हैं, फिर देखते हैं डेविएशन है कि नहीं, और अगर डेविएशन है तो फिर हम वो रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, और रिपोर्ट करने के बाद में उसका बजट बनाया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ हम इम्प्रूव करें, कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम वहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों स्टेप जो होती है ये दोनों कंट्रोलिंग की ही स्टेप्स है। तो पोस्ट कॉप का मतलब है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। तो R और B रिपोर्टिंग और बजटिंग ये दोनों कौन सी स्टेप्स है, ये कंट्रोलिंग की ही स्टेप है। और आपको यही बात यहाँ पे दी गई है, P का मतलब क्या है, O का क्या मतलब है, S का मतलब क्या है, हर एक का आपको मतलब दिया गया है। क्लियर? तो ये बात यहीं पे ही लिखी गई है। तो आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा, बहुत बार ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पोस्ट कॉप का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये याद रखने के लिए उसने कीवर्ड दिया है आपको, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, आपको जो स्टेप्स है ना वो सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से हमको पहला फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो देखना है प्लानिंग। तो आइए प्लानिंग के बारे में देखते हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या है, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे दोस्तों। अब तो प्लानिंग क्या है, आपका मैनेजमेंट का जो भी फंक्शन है, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, क्योंकि सबसे पहली स्टेप क्या होती है, प्लानिंग होती है। इसलिए आगे के जितने भी फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, जितने भी स्टेप्स है, जितने भी फंक्शंस है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो बाकी के फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे। तो इसीलिए प्लानिंग ही क्या हो जाता है, ये बेस बन जाता है बाकी के फंक्शंस का। क्लियर? समझ में आया? और प्लानिंग का मतलब क्या, इसमें क्या आता है, तो प्लानिंग में हमको क्या करना होता है, हमको डिसाइड करना होता है द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, ये हमको एडवांस में ही डिसाइड करना होता है। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसी को ही कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या, एडवांस में डिसाइड करना कि हमको करना क्या है। क्लियर? कितना सिंपल है। आप कई बार प्लानिंग करते हो दोस्तों, इवन आप स्टडीज़ भी करते हो तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग क्या करते हो, आप यही देखते हो ना कि हमको आगे क्या करना है, तो आप अभी एडवांस में ही डिसाइड कर रहे हो कि हमको क्या करना है। क्लियर? बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि हम सुबह उठेंगे इतने बजे, फिर पढ़ाई को बैठेंगे, फिर आज हम ये पढ़ेंगे, कल के दिन हम ये पढ़ेंगे। तो आप शेड्यूल बना के रखते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, एकदम प्रॉपर वे में टाइम टेबल बनाते हैं। सीए स्टूडेंट तो खास करके वैसे बनाते हैं, तो उनको तो पता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग ही तो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ आप भी टाइम टेबल क्या बना रहे हो, आप कर क्या रहे हो, तो आप पहला वर्ड आपके मुंह से क्या निकलेगा कि सर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या, एडवांस में डिसाइड करना कि हमको करना क्या है। क्लियर? और प्लानिंग कोई भी कर सकता है क्या, नहीं। प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, दिमाग चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये कोई भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा और लॉजिकल थिंकिंग आपको अपनाना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन मेकिंग है आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपको रैशनल होकर लेना पड़ेगा, एक समझदार व्यक्ति की तरह आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? और प्लानिंग ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये फोकस किसके ऊपर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर करता है। क्योंकि हमको प्लानिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स जानने के लिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस लाना है, इसलिए आप प्लानिंग करते हो। क्लियर? आप जो टाइम टेबल बनाते हो क्यों बनाते हो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम में पास होना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है ये प्लानिंग, आप अकॉर्डिंगली वो प्लान बनाते हो। क्लियर? आप जो भी एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हो ना कि हमको क्या करना है, तो आपका पूरा फोकस कहाँ होता है कि हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो आपको एग्जाम में पास होना है, उसके लिए आप ये सब प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग का फोकस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही होता है ना। और ये प्लानिंग से क्या होता है, वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन डेवलप होते हैं। आप प्लानिंग करने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कई तरह के रास्ते हैं, कई तरह के एक्शंस है। क्लियर? फिर सारे एक्शंस, जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस है, जितने भी ऑप्शंस है, उस ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करते हो आपको बेस्ट ऑप्शन। क्लियर?
तो प्लानिंग करते हो तो समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी अचीव किया जा सकता है, दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन से भी अचीव किया जा सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, जब प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ये सब रास्ते पता चलते हैं कि कैसे टारगेट को अचीव किया जा सकता है, कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। और प्रॉपर प्लानिंग आप करोगे और इम्प्लीमेंटिंग भी, आप दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। देखो, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो भी दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है लेकिन आपको प्लानिंग आता ही नहीं करते, आपका प्लानिंग बहुत पुअर है, तो फिर आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो आपका प्लानिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का अचीव कर पाओगे। क्लियर? समझ में आया? तो दोनों पहलू पे आपको ध्यान देना है, प्लानिंग पे भी और इम्प्लीमेंटेशन पे भी। ठीक है? उसके बाद हम आगे देखेंगे डेफिनेशन, कुछ हमारे सामने है प्लानिंग की डेफिनेशन, एक एक करके हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। अब ये तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, प्लानिंग का मतलब क्या, एडवांस में डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना कि हमको क्या करना है, कौन सा काम हमको करना है, ये आप एडवांस में डिसाइड करते हो। ऊपर ही पढ़ा ना हमने, प्लानिंग का मतलब क्या, डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। प्लानिंग करना मतलब क्या, डिसाइड करना एडवांस में, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा। तो 4 बातें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में। तो प्लानिंग इज एडवांस में डिसाइड करना, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइड करना, पहले तो करना क्या है, व्हाट टू डू, उसके बाद हाउ टू डू इट, कैसे करना है, उसके बाद व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट, म्हणजे कौन करेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, क्या, कैसे, कब, कौन। तो 4 चीजें आप ये एडवांस में डिसाइड करते हो, इसी को ही दोस्तों कहते हैं प्लानिंग करना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद आगे भी कहा गया है प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ये गैप को भर देता है, ये गैप को ब्रिज करता है। किसके गैप को, फ्रॉम वेयर वी आर, हम अभी कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो। क्लियर? हमको कहाँ जाना है, तो हम अभी कहाँ हैं, हम अभी यहाँ है, हमको जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। इसके बीच का जो गैप भरेगा, इसके बीच का जो ब्रिज बनेगा, गैप को भरेगा, ये गैप को फील कौन करेगा, ये गैप को फील करेगा आपका प्लानिंग। आपका प्लानिंग अच्छा रहा ना, तो आप अभी जहाँ पे हो, आप एक आगे कहाँ जाना चाहते हो, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम अभी कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये इसके ऊपर का जो ब्रिज है, ये क्या है, प्लानिंग है। क्लियर? इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। तो प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको वो जो है जहाँ पे आपको पहुँचना है वो पॉसिबल कर देगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी मुश्किल जो टास्क होते हैं वहाँ पे अच्छी प्लानिंग, आपने देखा होगा कि कई सारी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग अच्छी है ना तो वो सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करती है और एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? तो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस समझो कि वो जो भी पॉसिबल थिंग्स है उसमें वो हेल्प करता है ऑकर होने में। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वो चीज़ें होगी ही नहीं। क्लियर? तो पहले हमने क्या देखा, प्लानिंग का मतलब क्या, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है? इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। अगर प्लानिंग नहीं करते तो वो चीज़ें नहीं होती, प्लानिंग की वजह से वो चीज़ें हो पा रही है। क्लियर? उसके बाद में उसने क्या बोला है, देखो जेम्स टर्नर ने क्या कहा, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। देखो दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया प्लानिंग में सबसे पहले क्या करना होता है, अपने गोल्स जो होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, अपने टारगेट जो होते हैं वो सेट करना होता है। पहले तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको करना क्या है।
ऊपर भी हमने ये डेफिनेशन में पहले देखा ना कि क्या करना है, क्या करना है। तो ये क्या है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं अपने, कि अपने को करना क्या है, पहले वो डिसाइड करना है। क्लियर। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें हम गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमको हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या गोल अचीव करने हैं, और उसके बाद में हम और क्या डिसाइड करते हैं, अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। हमको ये गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हम भी इसमें डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें गोल्स को एस्टैब्लिश किया जाता है और एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को भी एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर अचीविंग दीज गोल्स। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों उसका इंपॉर्टेंस, कुछ 10 पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे उसके फ़ायदे हैं। प्लानिंग करने से हमको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं, इसीलिए तो प्लानिंग इंपॉर्टेंस है ना। तो आपको वही लिखना है कि प्लानिंग से क्या फ़ायदा होता है। देखो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप प्लानिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट कर पाओगे। तो प्लानिंग आपको मदद करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट करने में। आपका गोल जो है आप क्लियरली सेट कर पाओगे। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। क्लियर। तो आप अपने ऑब्जेक्ट या अपने टारगेट सेट कर पाओगे और उसके लिए आप प्लान्स भी फॉर्मुलेट करोगे कि उसको कैसे अचीव किया जाए। तो ये हेल्प करता है मैनेजर्स को प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करने में, और उसके हिसाब से ही वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कैसे, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कैसे हम वो अपनी पोजीशन जो है, डिजायर्ड पोजीशन जो है फ्यूचर में अटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। मीन्स पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करनी है, और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि हम ये अपनी डिजायर्ड पोजीशन फ्यूचर में हासिल कर पाएंगे, हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ये जो होता है ना, ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाइज द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर, इसका मतलब गोल्स को कैसे अचीव करना है, हम हमारी जो डिजायर्ड पोजीशन है, हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो कैसे अचीव किया जाएगा, वो आइडेंटिफाई करना। क्लियर। तो प्लानिंग आपको ये मदद करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट करने में, और उसका कौन सा तरीका अपनाया जाए उसको अचीव करने में, वो आपको ढूंढने में मदद करेगा वो तरीका। प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, आपको करना क्या है आपको वही बताएगा, क्योंकि एक काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप सही ऑप्शन कौन सा है उसमें वो चुनने में, वो आइडेंटिफाई करने में आपको ये मदद करेगा प्लानिंग। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग एंश्योर करता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर आपके जो टारगेट आपने सेट किए है वो क्लियरली आपने आइडेंटिफाई किए और क्लियरली उसको स्टेट किया है। मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति, अपने टारगेट के प्रति क्लियर हो, एकदम क्लियर। और ये प्लानिंग जो है ये आपको गाइड भी करेगा, आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, ताकि आप सब कुछ सही तरीके से कर पाओ, सही समय पे और सही तरीके से। सही काम होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। उसमें आपको कौन मदद करेगा, प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना तो आप सारे काम सही तरीके से कर पाओगे, सही समय पर कर पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे। क्लियर। सब सही काम होगा, सही तरीके से होगा और सही समय पे होगा, तो उसमें आपको प्लानिंग ही मदद कर सकता है। क्लियर। और ये प्लानिंग जो है ये एम्प्लॉयज़ को भी मदद करता है जानने में कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी तो पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनाइजेशन करने क्या वाली है, क्योंकि काम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है, एक्चुअली काम किसको करना है, एम्प्लॉयज़ को करना है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। अगर उनको पता होगा तभी तो वो करेंगे ना, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है तो फिर वो कैसे करेंगे। क्लियर। तो एम्प्लॉयज़ को भी ये जानना ज़रूरी होता है, एम्प्लॉयज़ को भी पता करने में कौन मदद करता है, प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आप एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करते हो, तो उनको भी पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है और क्या करेंगे ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है अचीव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये उनको पता होना ज़रूरी है, और क्या करेंगे ताकि वो गोल अचीव हो जाएंगे ये भी उनको पता होना ज़रूरी है। दोनों बातें पता होगी तभी वो अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर। और प्लानिंग की वजह से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है हमको करना क्या है। देखो दोस्तों, आप टाइम टेबल क्यों बनाते हो मुझे बताओ। और टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, मैं एक स्टूडियस बंदे की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक स्टूडियस बंदा है, एक स्टूडेंट, एक अच्छा, एक ब्रिलियंट बच्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो टाइम टेबल, हम तो सर टाइम टेबल बनाते हैं, फिर
एक दिन भी फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे दिन नया टाइम टेबल बनाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सीरियस होते हैं। तो सीरियस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, मुझे बात बताओ। और टाइम टेबल बनाने की वजह से उनको फ़ायदा क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस जो है ना अच्छा होता जाता है, क्योंकि उनका पहले से डिसाइड होता है क्या करना है। अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करोगे ना टाइम टेबल बना के, तो आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरते जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, अपना टाइम फिक्स कर देते हो कि हमको ये टॉपिक इतने टाइम में कंप्लीट करना है। और अगर यही आप टारगेट सेट नहीं करोगे ना, इतने टाइम में कंप्लीट नहीं करना है, तो फिर हम वो मुझे ज़्यादा टाइम उसको लग जाता है। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, हम प्लान करते हैं तो टाइम अलॉट करके रखते हैं कि सेकंड चैप्टर जो है ना ओसी का, ये हम 1 घंटे में 2 घंटे में प्रिपेयर करेंगे। तो 2 घंटे जैसे आपने अपना टारगेट सेट किया तो 2 घंटे में वो हो ही जाता है। 2 नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, 2.5 घंटे होगा, लेकिन फिर भी अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये चैप्टर पूरे दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। ऐसे ही प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है। प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि प्लानिंग अच्छी होगी तो वो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। और वो हेल्प करेगा मैनेजर को, ताकि मैनेजर भी एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर पाए। एक काम को, गोल को अचीव करने के लिए 4 तरीके हैं, तो 4 में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, वो सिलेक्ट करने में भी आपको प्लानिंग ही मदद करेगी। क्लियर, और ये बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लानिंग की वजह से क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयज़ का वर्किंग होगा वो इफ़िशिएंट वर्किंग होगा। मीन्स कोई वेस्टेजेस नहीं होंगे, सब रिसोर्सेज जो होंगे वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे। प्रॉपर प्लानिंग की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे वो टाइमली गाइडलाइंस के हिसाब से करेंगे। जैसे मैंने बोला, आप क्या करते हो, जब टाइम टेबल बनाते हो तो आप लिखते हो कि ये चैप्टर हमको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो आप ये इंश्योर करते हो। एक सीरियस स्टूडेंट क्या करेगा, एक्चुअल में कोशिश करेगा कि मैं ये टास्क जो है, ये चैप्टर जो है वो 2 घंटे में पूरा करूँ। ऐसे ही मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको टाइम गाइडलाइंस दे देते हैं कि इतने समय में ये काम होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ भी क्या इंश्योर करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं कि हमको ये टास्क 2 घंटे में पूरा करना है। क्लियर, तो टाइमली गाइडलाइंस के हिसाब से वो काम करना शुरू करते हैं। अगर आप उनको टारगेट ही नहीं दोगे तो फिर वो आराम आराम से काम करेंगे, उसमें क्या होगा, उनकी इफ़िशियंसी लो हो जाएगी, उनका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। क्लियर, और आपका परफॉर्मेंस अगर सुधर गया तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंस था। प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब सर रिस्क कैसे मिनिमाइज होता है, देखो जो हम क्या करते हैं प्लानिंग में, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, देखो हेनरी फ्योल ने क्या बोला, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। तो पहले क्या करना होता है, फोरकास्ट करना होता है। फोरकास्ट का मतलब क्या, फ्यूचर में देखना कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, इसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो इसमें आपको फ्यूचर की जानकारी भी मिल जाएगी। हो सकता है आप 100% इसको एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाओ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप गारंटी से बता सकते हो क्या, नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो आप सोचते हो वैसा रिसेंबल होता है। तो फ्यूचर की अगर आप जानकारी लोगे तो उससे रिस्क क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होगा। देखो दोस्तों मैंने ऐसा नहीं बोला कि रिस्क पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, रिस्क एलिमिनेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क एलिमिनेट तो तब होगा ना, 0% रिस्क तो तब होगा जब आप 100% एक्यूरेटली कह पाओगे कि फ्यूचर में ये सर होने वाला है, गारंटी है। लेकिन फ्यूचर में ये कोई भी चीज़ हम एस्टिमेट नहीं कर पाते कि क्या होगा, एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाते। क्लियर, एक्यूरेटली नहीं कह पाते, गारंटी से नहीं कह पाते कि हमारा फ्यूचर में सर ये होने वाला है। क्लियर, इसीलिए वर्ड यहाँ पे एलिमिनेट नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या किया गया है, मिनिमाइज। तो रिस्क कम कर देता है, क्योंकि आपको जानकारी मिलती है। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, आपके सामने 2-3 सिचुएशन आएगी, ऐसा भी हो सकता है सर, ये चीज़ जो है ना फ्यूचर में ऐसी भी हो सकती है, ऑप्शन 1 हो सकता है, ऑप्शन 2 हो सकता है, ऑप्शन 3 हो सकता है। तो ऐसी 3 सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ गए क्योंकि आपने फ्यूचर को सोचा। तो कोई सिचुएशन 1 भी हो सकती है, हो सकता है सिचुएशन 2 भी हो जाए, हो सकता है सिचुएशन 3 भी हो जाए। और फिर क्या करते हो आप, अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हो कि अगर सिचुएशन 1 हुई तो हम प्लान ए यूज़ करेंगे, अगर सिचुएशन बी सामने आ गई तो हम प्लान बी यूज़ करेंगे, सिचुएशन 3 सामने आ गई तो हम उसके लिए प्लान सी यूज़ करेंगे। क्लियर, तो ये तो आपने 3 प्लान तभी बनाए ना जब आपने फ्यूचर को फोरकास्ट किया। अगर आप फ्यूचर ही नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कैसे बनाओगे।
क्लियर। तो फ्यूचर को फोरकास्ट करने से क्या हो जाता है, हम अपने प्लान्स रेडी रखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज होता है। क्लियर, क्योंकि हमारी तैयारी वैसे रहती है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हम ये एडवांस में जान सकते हैं। क्लियर, तो प्लानिंग से क्या होगा, अपना जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड है, फोरकास्टिंग टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम फ्यूचर देखते हैं। क्लियर, और फ्यूचर में देखने की वजह से क्या होता है, एंटीसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंटीसिपेट करना मीन्स अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और ये चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से प्लान रेडी रखो। और बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, आप अगर पहले से डिसाइड कर लोगे कि हमको ये टास्क परफॉर्म करना है, तो प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस। तो आपको प्लानिंग ही मदद करेगी कि ये जो चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, इसके साथ कैसे डील किया जाए। जैसे अगर सिचुएशन 1 आ गई तो उसके लिए आप प्लान ए बनाते हो, सिचुएशन 2 आ गई तो प्लान बी बनाते हो, सिचुएशन 3 सामने आ गई फ्यूचर में तो प्लान सी बनाते हो। तो ये जो है प्लानिंग आपको क्या मदद कर रहा है ना, प्लानिंग आपको मदद कर रहा है, किस चीज़ में मदद कर रहा है कि फ्यूचर में जो चेंजेस हो सकते हैं उससे कैसे डील किया जाए, उसमें आपको प्लानिंग हेल्प करेगा। क्लियर, समझ में आया। चेंजेस और रिस्क जो है ये एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंटीसिपेट करने की वजह से हमको पता चल जाता है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। अगर आप एंटीसिपेट करोगे तो आप पहले से सोच के रखोगे कि ऐसी सिचुएशन आई तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे फेस करेंगे, तो आपके पास वो प्लान रेडी होते हैं, इसलिए वो रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो प्लानिंग आपको मदद करता है रिस्क मिनिमाइज करने में भी। क्लियर, इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग की वजह से क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि दोस्तों हमने ये इकोनॉमिक्स में बात पढ़ी है कि रिसोर्सेस कैसे है, स्केर्स होते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो दोस्तों कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए तो आपको अच्छी प्लानिंग ही मदद कर सकती है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें वेस्टेजेस नहीं होंगे, आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा। तो वही है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से प्लान्स बनाए जाते हैं। क्लियर, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप प्लान बनाओगे ना। जैसे मान लो आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, से फॉर एग्जांपल आपको ट्रिप पे जाना है, तो आपको पता है कि हमको बस मिल सकती है, तो ये आप उसके बारे में प्लान बनाओगे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बस मिल सकती है, ट्रेन नहीं मिल सकती, तो आप ट्रेन के रूट से ही प्लान बनाओगे। तो प्लान भी तो वैसे ही बनाया जाएगा ना, जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको ही ध्यान में रखते हुए प्लान बनाओगे ना। आपको पता है कि हमको बस मिल सकती है, रेंट पे हायर कर सकते हैं हम बस, तो आप रोड वे से आप जाने की प्लान बनाओगे ना कि हमको ये रूट से जाना है, रोड से जाना है, बाय रोड जाना है। आप ऐसा तो नहीं करोगे बस मिल सकती है तो आप ट्रेन का बनाओ। तो प्लान भी तो वैसे बनाया जाता है जिस हिसाब से रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो हमको प्लान बनाते समय ये ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर, और वो रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन भी किया जाता है, एलोकेट किया जाता है कि कौन से रिसोर्सेस किसको दिए जाए फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। क्लियर, और इसकी वजह से क्या होगा, प्लानिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो रिसोर्सेस का है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इफ़िशेंसी बढ़ने का मतलब है वेस्टेजेस नहीं होंगे। क्लियर, नो वेस्टेजेस, वेस्टेजेस नहीं होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे वही बात बोली है, वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो दोस्तों प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप रिस्क भी मिनिमाइज कर सकते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, है ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है हमको प्लानिंग। और किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लान करोगे तो आप डिसीजन ले सकते हो। देखो प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है, देखना हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी ऑप्शंस है, ऑप्शंस अवेलेबल हमको देखना होता है कौन कौन से है, और इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है उसको सिलेक्ट करना, राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इसी को ही कहते हैं दोस्तों प्लानिंग करना। क्लियर, तो ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी जैसे ट्रिप पे जाना है तो 4 रास्ते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय वाटर भी जा सकते हैं, मान लो अगर होगा तो गुंजाइश। तो अगर ऐसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं उसमें से सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा होगा। तो इसी को ही तो दोस्तों कहते हैं प्लानिंग करना। तो ये जो आपने किया, ये क्या किया, डिसीजन लिया आपने कि हमको ये रूट से जाना है।
अगर आप प्लानिंग नहीं करते थे ना तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिलती थी, डिसीजन लेने में दिक्कत जाती थी। तो आप डिसीजन क्यों ले पाए? क्योंकि आपके पास प्लानिंग था, आपने अच्छे से प्लानिंग किया। क्लियर? तो प्लानिंग में क्या होता है, ये प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन लेने में भी मदद करता है। जैसे वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट के सामने भी, ऐसे ही एक कंपनी में देखोगे ना आप, मैनेजमेंट के सामने भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कि ठीक है हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी रास्ता अपना सकते हैं, या फिर ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अल्टरनेटिव्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग उनको हेल्प करती है, और मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग की वजह से ही ये जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स, वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है वो सिलेक्ट कर पाते हैं। क्लियर? बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। ये जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, इन सब का दोस्तों एनालिसिस किया जाता है। प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये सब एनालिसिस करने के बाद में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हाँ ये इतने सारे अल्टरनेटिव्स है, ये उनके प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, हम इसमें से ये थर्ड वाला जो है अल्टरनेटिव हम वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्यों कर पाया वो मैनेजमेंट, उसको डिसीजन लेने में मदद मिली, किससे मिली, प्लानिंग की वजह से मिली दोस्तों। ठीक है? डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस। तो प्लानिंग एक मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। जो वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं उसमें से सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है उसको सेलेक्ट करने में मैनेजर को एक हेल्प करता है प्लानिंग। क्लियर? और किस में हेल्प करता है प्लानिंग? यूजफुल है इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। दोस्तों मैनेजमेंट की लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग करना, और कंट्रोलिंग में मैंने आपको जब आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी मैंने बता दिया कि हमको सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लान करके छोड़ दिया, काम किया, उसके ऊपर मॉनिटर भी करना होता है, उसको टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे चेक करना होता है कि वो जो काम हमने डिसाइड किया है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, हम अपना टारगेट के कितना करीब है, जो हमने प्लानिंग किया था वो सब एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करना होता है दोस्तों। इसी स्टेप को कहते हैं कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग में क्या स्टेप होती है, हम पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं कि इतना हमारा टारगेट है, हमको ये टाइम पे ये अचीव करना है, वो टाइम पे वो अचीव करना है, और एक्चुअल जब काम होता है तो हम वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन स्टैंडर्ड के साथ मैच करके देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कितना आगे है, कितना पीछे है। अगर हम पीछे है तो फिर एक्टिविटी को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें इसमें डिसाइड होती है कंट्रोलिंग में। तो प्लानिंग आपको मदद करता है स्टैंडर्ड सेट करने में कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आप कंपेयर किसके साथ करोगे, अपने टारगेट के साथ कंपेयर करोगे ना, जो आपने स्टैंडर्ड रखा था उसके साथ कंपेयर करोगे ना। जैसे दोस्तों स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि 2 आवर्स में हमको ये सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट करना है ओसी का, आपने ये टाइम टेबल बनाया, तो आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो आप पहला काम क्या करते हो, आप अपने घड़ी की तरफ देखते हो, और घड़ी में मान लो दोपहर का 1 बज रहा है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो तब आप क्या देखते हो, आप क्या सोचते हो कि हमको ये चैप्टर 2 घंटे में मुझे कब तक कंप्लीट करना है, 3 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो 1 बजे। फिर दोस्तों थोड़ी देर हो जाती है हमारी, देखो हम भी ये कंट्रोल करते हैं, हम भी कंट्रोल करते हैं। आपको मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप सब ने फेस किया होगा। मान लो हाफ एन आवर हो जाता है, आप घड़ी की तरफ देखते हो, घड़ी में टाइम कितना हुआ है, 1:30 बजे, 1:30 बजा है, आधा घंटा बीत चुका है, अब कितना समय बाकी है, 1.5 घंटा और बाकी है, क्योंकि 2 घंटे में करना है तो आधा ही घंटा हुआ है। तो जब आप पढ़ाई को बैठ रहे थे 1 बजे, तो आप क्या करते हो, जनरली स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, वो पेजेस गिन लेते हैं, वो पेजेस काउंट कर लेते हैं चैप्टर में कितने पेजेस है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो 16 पेजेस है या 20 पेजेस है, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, पूरे चैप्टर के कितने पेजेस है, 20 पेजेस है। तो हमारा टारगेट होता है 20 पेजेस है क्या, इसका मतलब 1 घंटे में कितना होना चाहिए, 10 पेजेस होने चाहिए, हाफ आवर में कितना होना चाहिए, 5 पेजेस होने चाहिए। तो जब 1 बजे आप पढ़ाई को बैठते हो, 1:30 बजता है, तो 1:30 बजे आप एक बार चेक करते हो हमारा कितना हुआ है। और एक बार चेक करने की आदत कैसे होती है, हम बचे हुए पेज देखते हैं कितना बाकी है, तो आप चेक करते हो 1:30 बजे कितना हुआ है, और आपको पता चला कि हमने तो अभी तक 4 ही पेजेस पढ़े हैं, जबकि आपके टारगेट के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने पेज हो जाने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, उस टाइम पे आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, 4 पेजेस जो आपने पढ़े हैं, उसको आप कंपेयर करते हो अपने स्टैंडर्ड के साथ में।
क्लियर, समझ में आया। और फिर आप सोचते हो अरे यार हम तो पीछे चल रहे, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 2 घंटे में अपना टारगेट है पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आप कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, ये कंट्रोलिंग ही तो कर रहे हो, ये आप कंट्रोलिंग ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट करके रखा है अपना, क्लियर। और जब आप एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो तो आपने चेक किया अरे यार आधे घंटे में मेरे 4 ही पेजेस पढ़े हैं, जबकि हमारे टारगेट के हिसाब से कितने होने चाहिए थे, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, 5 पेजेस हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो आप कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो डेविएशन कितना है, हम 1 पेज पीछे चल रहे हैं और ये 1 पेज आगे हमको रिकवर करना है 1.5 घंटे में। तो आप सोचते हो अभी से मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आप मॉनिटर कर रहे हो। आप अगर ये चीज़ एट द एंड 2 घंटे के बाद चेक करोगे तो क्या होगा, फिर आपके पास चांस है क्या उसको रिकवर करने का, नहीं। कि चांस तो जब प्रोसेस शुरू है तभी हमको रिकवर करने का चांस है ना, आगे हमारे पास 1.5 घंटा बाकी है तो हम रिकवर कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग कभी भी लास्ट में नहीं किया जाता है, कंट्रोलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस किया जाता है, क्लियर। एक रेगुलर इंटरवल्स पे हम चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और हमारा स्टैंडर्ड क्या था। फिर अकॉर्डिंगली हम आगे की प्लानिंग और चेंज करते हैं। अगर कुछ डेविएशन है तो उसको रिपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए ये हम तभी डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आपने भी तुरंत डिसाइड कर लिया कि हमको आगे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्लियर। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्लानिंग करने वाले अलग लोग होते हैं और एग्जीक्यूट करने वाले अलग लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है एक्चुअल कितना है, और स्टैंडर्ड के साथ जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और जो कुछ भी डेविएशन है, एम्प्लॉयज़ अगर उनका परफॉर्मेंस कम है तो उसका एक्चुअल उसका जो रिपोर्ट है वो वापस मैनेजमेंट को सबमिट किया जाता है, क्लियर। मैनेजमेंट फिर उसके ऊपर रिव्यू करता है कि एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल परफॉर्मेंस इतना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना होना चाहिए था, फिर अब क्या किया जाए कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रिकवर कर पाए, अब उनका परफॉर्मेंस बढ़ा सके, उसके लिए फिर से प्लानिंग किया जाता है। तो चेंजेस होते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेप हो रही है, आप एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हो अपने स्टैंडर्ड के साथ में, आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग ही कर रहे हो, क्लियर। आप कंट्रोल कर रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप ये इंश्योर कर रहे हो कि हम अपने टारगेट को टाइम पे अचीव कर पाए, क्लियर। उसके लिए आप ये कर रहे हो, इसको ही कहते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग करना। तो ये जो आपने किया, प्लानिंग किया आपने कि मुझे 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना है मीन्स 2 घंटे में ये 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं। तो आपने ये प्लानिंग किया तभी तो आप स्टैंडर्ड सेट कर पाए ना। आपने ये सोचा 2 घंटे में करना है, आपने ये प्लान किया, प्लानिंग की वजह से क्या हुआ, आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 2 घंटे में 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब हाफ आवर में कितने होने चाहिए, हाफ आवर में 5 होने चाहिए। तो आपका स्टैंडर्ड कैसे सेट हो पाया, प्लानिंग किया तभी तो सेट हो पाया। तो प्लानिंग भी ये यूज़फुल होता है किस चीज़ में, स्टैंडर्ड सेट करने में, क्लियर। प्लानिंग करते हैं तो हमारे सामने स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, क्लियर। प्लानिंग सेट करते हैं, प्लानिंग की वजह से स्टैंडर्ड सेट होते हैं। जैसे हमने प्लान किया 2 घंटे में 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो हाफ घंटे में कितना हुआ, हाफ एन आवर में कितना हुआ, 5 पेजेस। तो आपके स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, किसकी वजह से हुआ, प्लानिंग की वजह से। तो प्लानिंग ने आपको स्टैंडर्ड सेट करके दिया है ताकि आप कंट्रोल कर पाओ, क्लियर, एक्चुअल को आप स्टैंडर्ड से मैच कर पाओ। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन। तो आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाओगे और डेविएशन कितना हो रहा है ये मैनेजर जो है चेक करेगा, और अकॉर्डिंगली क्या किया जाए, सच डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए ताकि ये जो गैप आ गया 1 पेज का, इसको भी हमको आगे रिकवर करना है। तो आगे 1.5 घंटे में 15 पेजेस तो पढ़ने ही है, जो हमने टारगेट सेट किया था वो तो करना ही है 15 पेजेस का। ये जो आधे घंटे में हम 1 पेज से पीछे रह गए ये भी हमको अब रिकवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, क्लियर, उसको कहते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग करना, क्लियर। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। कंट्रोल कर पाओगे तभी जब आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग क्या है, ये बेस है जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर सकते हो, क्लियर। तो कंट्रोल करने के लिए बेस क्या है, प्लानिंग है, समझ में आया। और प्लानिंग की वजह से, प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहती है, क्लियर। अच्छी प्लानिंग होगी तो डिसिप्लिन भी रहेगा, प्लानिंग नहीं होगी तो डिसिप्लिन नहीं रहता है। दोस्तों ये वाली स्टेप बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बढ़िया
पॉइंट था और मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप क्लियर हो गए कि प्लानिंग कैसे हेल्प करता है कंट्रोलिंग में। ये प्लानिंग करने की वजह से ही हम अपना स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं, और स्टैंडर्ड सेट कर पाओगे तभी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर पाओगे ना। आप देखोगे ना हम एक्चुअली अभी कहाँ हैं, हाफ आवर स्टडी करने के बाद में हमने 4 पेजेस स्टडी किए हैं, जबकि हमको करना कितना था स्टैंडर्ड के हिसाब से 5, और डेविएशन कितना हुआ 1 का। अब ये 1 का जो डेविएशन हुआ है, 1 पेज जो हमने कम पढ़ा है, इसको आगे 1.5 घंटे में कैसे मैनेज किया जाए, आप ये सोचते हो ना। तो आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल ही कर रहे हो। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रोल आप कर पा रहे हो, किसकी वजह से कर पा रहे हो, क्योंकि आपने प्लानिंग किया है। तो प्लानिंग जो है बेसिस है कंट्रोल करने के लिए। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा आपस में, तो ही आप गोल अचीव कर पाओगे, अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। तो इनमें अच्छे कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करने में आपको कौन मदद करता है, प्लानिंग मदद करता है। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है, रिड्यूस हो जाती है। बार बार सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो वो वैसा काम आप अवॉइड कर सकते हो, उसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में क्या है, क्लोजली लिंक्ड है विथ ईच अदर। उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। क्लियर। और अच्छी प्लानिंग करोगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से इंटर रिलेट कर पाओगे, और इंटर रिलेट की वजह से क्या होगा, आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। दोस्तों, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, प्लानिंग कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। तो याद रखने के लिए आसान है, कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप था हमारा, और कोऑर्डिनेशन क्या था, कंट्रोलिंग के पहले वाला स्टेप था। फंक्शन थे ना हमारे ये, तो दोनों में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। दोस्तों, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, लो और बोल दिया। पहले ही तो ये दोनों फंक्शंस हमने देख लिए, ये दोनों भी तो मैनेजमेंट के ही फंक्शंस है ना। इन दोनों को छोड़ के और कौन से थे, जैसे पहला था प्लानिंग, सेकंड क्या था ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद थर्ड क्या था स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ऐसे थे। तो कोऑर्डिनेशन का सेपरेट पॉइंट दे दिया, कंट्रोलिंग का भी सेपरेट पॉइंट दे दिया, दोनों में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग का तो बेसिस ही है प्लानिंग, और कोऑर्डिनेशन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या बोल दिया कि अदर मैनेजमेंट फंक्शंस जो है उसमें भी फैसिलिटेट करता है। तो अदर तो अब 3 ही बचे ना, प्लानिंग को छोड़ के 2 तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए, तो फिर तो अब तो 3 ही बचे। दोस्तों, ये तो करेगा ही ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपस में पूरी एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस है। आप प्लानिंग अच्छी करोगे तो आगे की सारी एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आगे के सारे फंक्शंस अच्छे से आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। क्लियर, समझ रहे हो? तो अच्छी प्लानिंग की वजह से बाकी मैनेजमेंट फंक्शंस को भी हेल्प मिलती है। वो प्लानिंग जो है फैसिलिटेट करता है अदर मैनेजमेंट फंक्शंस को भी। तो ये तो मैंने आपको पहले ऊपर ही बता दिया था कि प्लानिंग अच्छी होगी तो आगे के सारे काम आपके अच्छे होंगे। तो इसका मतलब क्या, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी के सारे जो फंक्शंस करने हैं उसमें वो फैसिलिटेट करता है। क्लियर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। आपका जो गोल है वो कब सेट किया जाता है? प्लानिंग में, कि हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव आप कब सेट करते हो, कौन सी स्टेज में सेट करते हो? प्लानिंग की स्टेज में सेट करते हो, है ना। अगर आपका प्लान रेडी नहीं है तो बाकी के जो फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो बाकी के जो भी फंक्शंस है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, और ये तो आपको भी बात बताया कि शुरुआत अच्छी होती है तो आगे के सारे काम अच्छे होते हैं। क्लियर। तो वैसे ही प्लानिंग अच्छी होगी तो आगे के सारे काम अच्छे से कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट, हमारा जो प्लानिंग है ये प्रोमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। देखो दोस्तों, आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। तो सोचोगे तो क्या होगा? न्यू आइडियाज़ जनरेट होगी। क्लियर। न्यू आइडियाज़ जनरेट होगी तो फिर वो, इसका मतलब क्या, प्लानिंग प्रोमोट कर रहा है ना इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगी? तो सोचना स्टार्ट करोगे तो नई न्यू आइडियाज़ आपके सामने आएगी, और न्यू आइडियाज़ को तो कहते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज़। तो इसका मतलब प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग प्रोमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। तो ये एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि हमको इसमें एक डिसीजन लेना होता है।
मैंने बताया ना प्लानिंग में करना क्या होता है, बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो, ये सारे अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करना, उसमें से किसी एक को बेस्ट को सिलेक्ट करना, इसको ही दोस्तों कहते हैं डिसीजन लेना। आप डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन लेना मतलब क्या, हमारे सामने कई ऑप्शन है, उसमें से हम एक चूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद जब 10th की एग्ज़ाम होती है तो फिर सोचते हैं क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, हमको आगे क्या बनना है। जो साइंस वाले होते हैं उसमें भी सोचते हैं कि जनरल लेना है कि वोकेशनल लेना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तो ये आप क्या कर रहे हो, इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। जो 95% वाला है, 90% वाला स्टूडेंट है, वो तो ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है। वो कॉमर्स में भी जा सकता है, वो साइंस में भी जा सकता है, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन उसको मिल सकती है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो उसके सामने कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों आप क्या करने निकलते हो, आपको जानकारी नहीं होती तो आप जानकारी इकट्ठा करने निकलते हो। आप ये सोचते हो इंजीनियरिंग में क्या मिलेगा, आगे चल के क्या स्कोप है, डॉक्टर बनने के बाद क्या स्कोप है, कॉमर्स स्ट्रीम में आगे सीए भी बन सकते हैं, सीएस भी बन सकते हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है आगे करियर बिल्ड करने के लिए। तो आप ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो और हर एक फील्ड का आप एनालिसिस करते हो, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। एनालिसिस करने के बाद में आप कोई एक डिसीजन पे जाके पहुंचते हो, नहीं हम कॉमर्स लेंगे और आगे चल के हम सीए करेंगे। तो ये जो आपने किया, आपने क्या किया, इतने सारे अल्टरनेटिव्स पहले तो आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे सामने हैं। साइंस का भी है, उसमें इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, कॉमर्स का भी है, उसमें सीए, सीएस और भी है, प्रोफेशनल कोर्सेज भी है, एमबीए भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपने अलग अलग अल्टरनेटिव्स रखे, फिर हर एक अल्टरनेटिव का आपने एनालिसिस किया, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और सारा एनालिसिस करने के बाद में आपने सिलेक्ट किया कि हम कॉमर्स लेंगे और आगे चल के सीए करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपने किया, इसमें डिसीजन लिया ना आपने, इसको ही तो कहते हैं डिसीजन लेना। फिर आपको कोई पूछता है कि आपने क्या डिसीजन लिया, तो आप क्या बोलते हो, नहीं हमने ये डिसीजन लिया है कि हम कॉमर्स करेंगे और आगे चल के सीए करेंगे। तो सामने वाला वही बोलता है ना, क्या डिसीजन लिया। तो आप जो ये प्रोसेस कर रहे थे, ये सब डिसीजन मेकिंग ही प्रोसेस था ना। आपने सारे अल्टरनेटिव्स देखे, एनालिसिस किया और सिलेक्ट किया, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ। तो ये आप जो कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि प्लानिंग अच्छी है। क्लियर। तो प्लानिंग ये क्या है, प्रोसेस है, डिसीजन लेने का प्रोसेस है, और उसमें क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को भी वो प्रोमोट करता है। आप उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आप सारे पहलू को अच्छे से समझ लेते हो, जान लेते हो, हर एक पहलू के बारे में सोचते हो क्रिटिकली, और आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ पहुंचते हो, नए तरीके की तरफ पहुंचते हो। इसकी वजह से प्लानिंग क्या करता है, न्यू आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। क्लियर। और ये जो इनोवेटिव प्लान्स होते हैं, इसकी वजह से हम अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। क्लियर। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो हमने ये 10 पॉइंट दोस्तों ऐसे कवर किए, हमने देखा। तो आगे के जो मैनेजमेंट फंक्शंस है उसमें भी प्लानिंग मदद करता है, हमने ये भी देखा दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप, ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि प्लानिंग ही आगे क्या करना है वो दिशा डिसाइड कर लेती है। क्लियर। और प्लानिंग अच्छी होगी, आगे के सारे काम भी अच्छे तरीके से होंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो कुछ भी होगा अच्छे से होगा, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। दोस्तों प्लानिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि शायद आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा प्लानिंग क्या है। दोस्तों हमने आज इसमें डेफिनेशन भी देख ली, इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब हमने चर्चा कर ली। आई होप आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो हमारा मैनेजमेंट फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको ये लेक्चर दोस्तों कैसा लगा मुझे बताइए, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स भी वैसे बना पाऊँगा। आपकी कोई क्वेरी होंगी तो उसको भी मैं सॉल्व कर पाऊँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।